चैप्टर 3 गति के नियम में आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मोमेंटम। संवेग। तो किसी गतिमान वस्तु का संवेग उसमें निहित गति की मात्रा की माप है। किसी वस्तु में निहित गति की मात्रा को बढ़ाने के लिए या गति को समाप्त करने के लिए हमको बल की आवश्यकता होती है। और किसी गतिमान वस्तु का संवेग निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, वह निर्भर करता है द्रव्यमान पर। तो यदि विभिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं, मान लेते हैं दो वस्तु है ए और बी, इसका वेग है वो दोनों का समान है, दोनों समान वेग v से गतिमान है। तो अधिक द्रव्यमान की वस्तु को रोकने के लिए हमको अधिक बल की आवश्यकता होगी और कम द्रव्यमान की वस्तु को रोकने के लिए हमको कम बल की आवश्यकता होगी। दूसरा जो संवेग है वो निर्भर करता है वेग पर। तो यदि मान लेते हैं समान द्रव्यमान मतलब दो वस्तु ए और बी है और मान लेते हैं दोनों का जो द्रव्यमान है वो समान है। तो दो वस्तु में विभिन्न वेगों, मान लेते हैं ए का वेग v1 है और बी का जो वेग है वो v2 है, विभिन्न वेगों से गतिशील है। तो अधिक वेग वाली वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है और कम वेग वाली वस्तु को रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। तो किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग उसका संवेग कहते हैं। इसलिए हम लोग संवेग को फॉर्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं? संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणा वेग। और ये जो संवेग है उसको P से प्रदर्शित किया जाता है, द्रव्यमान को M से और वेग को V से। तो P इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला निकलता है? P इक्वल टू mv। और ये जो हमारा संवेग है ये एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे संवेग का, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से हमारा संवेग का मात्रक क्या निकल जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम लोग इसका निकालेंगे विमी सूत्र, संवेग का विमी सूत्र, तो हमारा द्रव्यमान का विमी सूत्र क्या होता है? m। वेग का क्या होता है? L-T-1। तो हमारा संवेग का विमी सूत्र क्या हो जाएगा? mL-T-1। तो संवेग का डेफिनेशन, संवेग का मात्रक और संवेग का विमी सूत्र। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का गणितीय व्यंजक। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का गणितीय व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे? न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने 3 नियम दिया था। तीनों नियम को हम लोग पहले के क्लास में देख चुके हैं। और इसका दूसरा नियम क्या होता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको हम लोग गणितीय रूप में कैसे निकालेंगे? ठीक, तो मान लो कोई वस्तु एक समान वेग मतलब v वेग से गतिमान है, तब न्यूटन के गति के प्रथम नियम से उस वस्तु पर कार्य करने वाला कुल बल क्या होगा? 0 होगा। अब यदि उस वस्तु पर एक बाह्य बल आरोपित किया जाए तो उसके वेग में परिवर्तन के फलस्वरूप संवेग में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल और उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बीच एक संबंध होता है। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बल और संवेग में परिवर्तन के बीच एक संबंध को दर्शाता है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। जैसे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बल अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर।
अब मान लेते हैं m द्रव्यमान की कोई वस्तु एक समान वेग v से गतिशील है। अब उस पर हम लोग बाह्य बल F लगाते हैं डेल टी समय अंतराल पर, जिससे उसके संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं, जिससे उससे संवेग में परिवर्तन मतलब डेल, तो जिससे उसके संवेग में परिवर्तन डेल p हो जाता है। तो गति के द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बल को F से प्रदर्शित किया जाता है। अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर मतलब समय के साथ संवेग में परिवर्तन। तो हम लोग संवेग को p से, समय को t से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन के लिए हम लोग लगाते हैं डेल। तो संवेग में परिवर्तन की दर को कैसे लिखेंगे? डेल p अपॉन डेल t। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट k लगा देंगे, तो k इंटू डेल p अपॉन डेल टी। अब के एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान ऐसा पद्धति में क्या होता है? 1 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल पी अपॉन डेल टी। अब यदि समय अंतराल क्या हो? बहुत ही छोटा हो। तो समय अंतराल यदि बहुत ही कम हो तो उस स्थिति में डेल टी टेंड्स टू 0। डेल टी के जगह हम लोग मान सकते हैं 0। तो इसमें हम लोग लिमिट लगा के लिख देते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद आता है डी पी अपॉन डी टी। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? F इक्वल टू, ठीक, F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? डी पी अपॉन डी टी। लेकिन हमारे संवेग के फॉर्मूले से क्या होता है? संवेग इक्वल टू क्या होता है? एम वी। तो यहाँ पर हम लोग p के जगह एम वी रख देंगे, तो हमको F इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? d अपॉन डी टी एम इंटू वी। उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं? F इक्वल टू एम बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। और v क्या है? वेग। और वेग में परिवर्तन बटे समय इक्वल टू क्या होता है? त्वरण। और त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? a से। तो F इक्वल टू हमारा क्या निकला है? एम ए। तो हमारा बल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ पर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये क्या है? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का गणितीय व्यंजक है। एग्जाम में पूछा जाता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का गणितीय व्यंजक लिखिए, तो आप लोग यहाँ F इक्वल टू एम ए तक सॉल्व करोगे। उसके बाद जो हमारा बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और इसका विमी सूत्र निकालेंगे तो बल का हमारा विमी सूत्र क्या निकलेगा? द्रव्यमान का क्या होता है? कैपिटल एम। ठीक, द्रव्यमान का क्या होता है? कैपिटल एम। और त्वरण का क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? एल टी माइनस 2। तो हमारा जो बल है उसका विमी सूत्र क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। तो इस प्रकार से बल का मात्रक न्यूटन और इसका विमी सूत्र एम एल टी माइनस 2। और बल भी कौन सी राशि है? एक वेक्टर राशि है। ठीक, अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इम्पल्स, आवेग क्या होता है। आवेग, इम्पल्स। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या होता है हमारा? F इक्वल टू एम ए, या फिर a के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू एम डेल वी अपॉन डेल टी, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक, उसके बाद हमारा डेल वी इक्वल टू, यहाँ पर से कैसे लिख सकते हैं? F अपॉन एम इंटू डेल टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर
क्या हो रहा है, इस समीकरण से स्पष्ट है कि किसी वस्तु का जो वेग में एक निश्चित परिवर्तन दो प्रकार से किया जाता है। पहला, कम परिमाण का बल अधिक समय अंतराल के लिए लगाकर, और दूसरा अधिक परिमाण का बल अल्प समय अंतराल के लिए लगाकर। तो दैनिक जीवन में जैसे हथौड़े द्वारा दीवार में कील ठोकते समय, बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारते समय अथवा बंदूक द्वारा गोली दागते समय अत्यधिक परिमाण का बल अल्प समय अंतराल के लिए लगाया जाता है। तो इन परिस्थितियों में बल और समय अंतराल की बजाय बल के प्रभाव का अधिक महत्व होता है। तो बल के कुल प्रभाव की माप को हम लोग आवेग के रूप में निरूपित करते हैं। तो यह बल और समय अंतराल के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बल का आवेग बराबर, हमारा फॉर्मूला होता है आवेग गुणा समय अंतराल। और जो हमारा आवेग है उसको हम लोग जे से प्रदर्शित करते हैं, बल को एफ से और समय अंतराल को डेल टी से। तो जे इक्वल टू होता है एफ डेल टी, ये है फॉर्मूले के रूप में। और उसी प्रकार से अगर हम लोग आवेग का मात्रक निकालें तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और समय का मात्रक सेकेंड। तो हमारा आवेग का मात्रक क्या होगा, न्यूटन सेकेंड। और इसका विमीय सूत्र निकालें तो बल का हमारा बल का विमीय सूत्र होता है mL/t-2 और समय का होता है t। तो हमारा आवेग का विमीय सूत्र क्या निकलेगा, mL/t, ये क्या हो जाएगा सॉल्व होकर -1। तो आवेग का फॉर्मूला बल गुणा समय अंतराल जे इक्वल टू एफ डेल टी, मात्रक न्यूटन सेकेंड, और आवेग का विमीय सूत्र mL/t-1। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बल का आवेग उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक, मतलब इसको हम लोग न्यूमेरिकल में कैसे लिख सकते हैं, किसी बल का आवेग मतलब जे उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन, संवेग को p से, परिवर्तन को डेल p से, इसके बराबर होता है। ये है आवेग संवेग प्रमेय। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ हम लोग दो स्थिति में करेंगे। पहला, यदि बल परिवर्ती हो। बल परिवर्ती हो कहने का मतलब है जो बल लग रहा है वो बार बार चेंज होता हो। तो मान लेते हैं किसी वस्तु पर परिवर्ती बल F लगाया जाता है, जिससे समय t पर जो उसका संवेग है वो p हो जाता है। तब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से जो बल है संवेग में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर से हम लोग dp इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f dt, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यदि हम लोग मान लेते हैं t इक्वल टू t1 पर वस्तु का जो संवेग है वो p1 है, और t बराबर t2 पर जो वस्तु का संवेग है p2 है। तो उस स्थिति में समीकरण नंबर 1 से हम लोग लिख सकते हैं, ये जो dp है उसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा p1 से p2 के बीच, और ये हो जाएगा f, यहाँ पर लग जाएगा t1 से t2 dt। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा p, और हमारा लिमिट क्या है p1 से p2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे समाकलन dt का क्या होगा t, और इसमें क्या लग जाएगा t1 से t2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट p2 माइनस p1 इक्वल टू f, ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t2 माइनस t1। अब उसके बाद हम लोग इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, p2 माइनस मतलब हमारा आवेग j इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, j इक्वल टू हमारा फॉर्मूला यही होता है बल गुणा समय अंतराल डेल टी, t2 माइनस t1 को क्या लिख सकते हैं डेल t, समय में परिवर्तन के बराबर। तो उसके बाद हम लोग p2 माइनस p1 को क्या लिख सकते हैं डेल p, और इसके जगह आया है j,
तो ये हमारा आवेग किसके बराबर है? संवेग में परिवर्तन के बराबर। तो यदि बल परिवर्ती हो और यदि, तो हमारा मतलब प्रूफ हो गया J = डेल P। और दूसरा यदि बल नियत हो, बल नियत हो मतलब बल के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो समीकरण नंबर इसी से हम लोग निकालेंगे। तो उस स्थिति में भी हमको क्या प्राप्त होगा? यदि बल नियत हो मतलब बल के मान में कोई परिवर्तन ना हो तो भी से हमारा जो आवेग है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो नियत बल का आवेग उस बल द्वारा उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, इसलिए आवेग के मात्रक को CGS पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और SI पद्धति में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड भी लिखा जाता है। उसी प्रकार से हम लोग आवेग का बहुत सारा अनुप्रयोग देख सकते हैं। जैसे क्रिकेट के खेल में गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे कर लेता है, क्योंकि गेंद को लपकने पर गेंद के संवेग में परिवर्तन होता है। गेंद को लपकते समय अपने हाथों को पीछे कर लेने पर समय अंतराल का मान बढ़ जाता है, जिससे संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है। अतः हाथ पर लगने वाले बल का मान कम हो जाता है, इसलिए हाथों को चोट लगने का भय नहीं रहता। उसी प्रकार से आवेग का और उदाहरण है, सर्कस के कलाकार जाली या मोटे गद्दे पर कूदते हैं। कुछ ऊंचाई से पक्के फर्श पर कूदने की बजाय रेत पर कूदने पर कम चोट लगती है। कारों, बसों या मोटरसाइकिलों में स्प्रिंग लगाए जाते हैं। ये सब क्या बोलते हैं? आवेग का उदाहरण है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक, तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम होता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो मान लेते हैं B कोई मेज है और इस पर A कोई वस्तु रखी हुई है। तो मान लो कोई वस्तु A B मेज पर रखी हुई है। वस्तु A अपने भार को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। अपने भार W के कारण क्या करती है? B पर मतलब लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बल लगाती है। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम अनुसार मेज B भी क्या करती है? वस्तु A पर उतना ही बल R ऊपर की ओर लगाती है। तो वस्तु A द्वारा B पर लगाए गए बल W को हम लोग क्रिया बल कहते हैं। और ये जो हमारा मेज B है, B द्वारा वस्तु A पर लगाए गए बल R को हम लोग प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग यदि एक वस्तु A द्वारा दूसरी वस्तु B पर लगाए गए बल को हम लोग FBA से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु B द्वारा वस्तु A पर लगाए गए बल को हम लोग FAB से प्रदर्शित करते हैं। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया बल बराबर होता है प्रतिक्रिया बल के, लेकिन प्रतिक्रिया बल क्या है? विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्रिया बल है और जो प्रतिक्रिया बल है, दोनों का योग 0 के बराबर होता है। और उसी प्रकार से न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचते समय रस्सी के टूट जाने पर व्यक्ति पीछे गिर पड़ता है। बंदूक से गोली दागने पर चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदकर किनारे पर आ जाता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। बर्फ पर चल पाने में हम लोग असमर्थ होते हैं। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय पृथ्वी को अपने खुरों से दबाता है। इस प्रकार से ये क्या है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण है। और ये उदाहरण आप लोग को कारण सहित पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में मतलब इसका कारण भी पूछा जाता है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले एक कण
निकाय के लिए। तो मान लेते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से जो लगाया गया बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो F इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। और हमारा रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में वहाँ पर मतलब उसका कुल रैखिक संवेग नियत रहता है, मतलब कोई भी बल नहीं लगाया जाता। तो कोई भी बल नहीं लगाया जाता तो F इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग 0। तो उस स्थिति में हमारा डेल P अपॉन डेल टी का मान भी किसके बराबर प्राप्त होगा, 0 के बराबर। तो इस स्थिति में हम लोग डेल P इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। मतलब P बराबर हमको एक क्या प्राप्त हो रहा है, कांस्टेंट। मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण का रैखिक संवेग 0 प्राप्त हुआ है। मतलब क्या है कि यह नियत रहता है। ये होता है एक कण निकाय के लिए। उसी प्रकार से अगर हम लोग निकालें दूसरा n कण निकाय के लिए, तो n कण निकाय के लिए मान लेते हैं n कण मतलब विभिन्न कणों से मिलकर बना है। मान लेते हैं एक n कणों का निकाय है जो विभिन्न कण हैं जिनका संवेग हम लोग P1 P2 डैश 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 सो ऑन Pn तक मानते हैं। तब निकाय का कुल रैखिक संवेग किसके बराबर होगा, जो P है वो समस्त संवेग के क्या होगा, बराबर होगा। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू संवेग में परिवर्तन की दर डेल P अपॉन डेल टी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, P का मान रख देंगे। तो इन पूरे की इक्वल हमको क्या प्राप्त होगा, 0। मतलब एक नियतांक के बराबर प्राप्त होगा। तो ये है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, जिसको आप लोग एक कण निकाय के लिए और n कण निकाय के लिए दोनों के लिए प्रूव करोगे। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक है रॉकेट नोदन। तो रॉकेट नोदन का डेफिनेशन देखते हैं। तो रॉकेट नोदन या रॉकेट का जो प्रक्षेपण है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक, आप लोग को इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए। उसी प्रकार से है संगामी बल। तो संगामी बल हम लोग किसको कहते हैं, तो जब किसी वस्तु के एक ही बिंदु पर कार्य करने वाले समस्त बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो वस्तु संतुलन में होती है। इस स्थिति में वस्तु पर कार्यरत बल को हम लोग कहते हैं संगामी बल। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई रेखा है। अब इस रेखा पर बल F1 भी कार्य कर रहा है और बल F2 भी कार्य कर रहा है। तो क्या होता है, संगामी बल के अनुसार एक ही वस्तु पर कार्य करने वाले समस्त बलों का योगफल शून्य के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर हम लोग F1 प्लस F2 के जगह क्या इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। अगर यहाँ पर 3 बल कार्य कर रहे हो, मान लेते हैं ऊपर की ओर एक बल कार्य कर रहा हो, तो ये तीनों बलों का योगफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये है संगामी बल। तो इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर है गति का नियम, इसमें ये सारे टॉपिक आप लोग को पता होना चाहिए।